हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 ग्रोथ मॉडल, मीनिंग एंड यूजेस, वृद्धि मॉडल, अर्थ एवं उपयोग। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ मॉडल। एक आर्थिक मॉडल सामान्यतया आर्थिक चरों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसे कुछ मान्यताओं के अंतर्गत गणितीय समीकरणों के एक समूह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार आर्थिक मॉडल आर्थिक चरों के अंतर संबंधों की विवेचना करता है, जिसका उद्देश्य वास्तविक जगत में क्रिटिकल वेरिएबल्स के बीच अनियत संबंध स्थापित करना है, ताकि यह ज्ञात किया जा सके कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार विभिन्न आर्थिक मान्यताओं के अंतर्गत कार्य करती है। आर्थिक मॉडल में स्वीकार की जाने वाली मान्यताएं कुछ वास्तविक होती हैं, कुछ अवास्तविक होती हैं। इन मान्यताओं का चुनाव अर्थशास्त्री मॉडल को व्यावहारिक रूप प्रदान करने की दृष्टि से करते हैं। प्रोफेसर कार्डोर परिभाषित करते हैं कि मॉडल कुछ सरलीकृत मान्यताओं के अंतर्गत संबंधों का एक ऐसा संगठित समूह है जो एक आर्थिक इकाई की कार्यप्रणाली की व्याख्या करता है। यह आर्थिक इकाई एक परिवार, एक उद्योग, एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हो सकती है। इसी तरह प्रोफेसर डब्ल्यू.जे. बॉमोल के अनुसार अर्थशास्त्री सामान्यतया कारण एवं परिणाम संबंधों को आर्थिक मॉडल की संज्ञा देते हैं। इन परिभाषाओं से आर्थिक मॉडल के संबंध में हमें तीन बातें पता चलती हैं। पहला, मॉडल वास्तविक दशा की एक सरल अनुकृति है, यानी कि जो रियल सिचुएशन है उसका एक सिंपल मॉडल है, ये अनुकृति है, उसकी कॉपी है। मॉडल आर्थिक चरों का एक व्यवस्थित समूह होता है जिसे सामान्यतया गणितीय समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक मैथमेटिकल इक्वेशन से हम इसे शो करते हैं। यह कुछ मान्यताओं के अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण का एक गणितीय उपकरण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्थिक संबंधों का वर्णन हम अनेक प्रकार से कर सकते हैं, जैसे भाषा के रूप में, रेखा गणित के या बीज गणित या अंक गणित के रूप में। किंतु जब हम आर्थिक संबंधों को गणित की भाषा में व्यक्त करते हैं तो ये आर्थिक मॉडल कहलाता है, और यदि ये विषय विकास से संबंधित होते हैं तो इन्हें विकास मॉडल की संज्ञा दी जाती है। What are the characteristics of growth models? क्या विशेषताएं हैं वृद्धि मॉडल्स की? तो सबसे पहली विशेषता ये है कि आर्थिक मॉडल संक्षिप्त और सरल होना चाहिए, और इसमें केवल उन्हीं तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जो वास्तविक स्थिति के विश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं। मॉडल निर्माण के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं? एक मॉडल का निर्माण दो प्रमुख उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। वह है समस्याओं का विश्लेषण अथवा व्याख्या करना और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी करना। विश्लेषण का अर्थ है किसी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना जिनसे वे बनती हैं। किसी तत्व का विश्लेषण और उसके विभिन्न अंशों में किया जाता है। तथ्यों का विश्लेषण कुछ पूर्व स्वीकृत अवधारणाओं के आधार पर किया जाता है। एक मॉडल में पहले मान्यता या कुछ पूर्व धारणाओं का निर्माण करते हैं, जिसके आधार पर तर्कों द्वारा एक नियम का प्रतिपादन किया जाता है जो जांच के तथ्य का वर्णन, व्याख्या और विश्लेषण करता है। तीसरी विशेषता यह है कि मॉडल से हमें भावी घटनाओं की भविष्यवाणी में मदद मिलती है। जैसे एक मॉडल का निर्माण हमने अगले वर्ष के लिए बाजार में गेहूं की कीमत की व्याख्या करने के लिए किया, जो गेहूं की फसल का संभावित आकार, फसल की पिछली प्रवृत्ति, बफर स्टॉक में गेहूं की मात्रा तथा विगत वर्षों में प्रचलित कीमतों पर आधारित हो सकता है। मॉडल में सामान्यीकरण का गुण होता है, यानी प्रामाणिक होने के लिए मॉडल के निष्कर्षों में सामान्यीकरण का गुण भी होना चाहिए। अर्थात इसके निष्कर्ष सभी फर्मों पर उनके आकार अथवा बाजार ढांचे पर ध्यान दिए बिना लागू होने चाहिए, यदि फर्में मॉडल की मान्यताओं के अनुरूप कार्य करती हैं तो। अगली विशेषता यह है कि मॉडल में सरलता का गुण होता है। इसके लिए जरूरी है कि जिन मान्यताओं पर मॉडल आधारित है वे प्रकृति में सामान्य और संख्या में कम हो। इसके अतिरिक्त मॉडल में बीज गणित के समीकरणों की संख्या सीमित होनी चाहिए, ताकि उन्हें युगपत तरीके से यानी साइमल्टेनियसली और ग्राफ द्वारा चित्रित किया जा सके। हम युगपत समीकरण, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल और ग्राफ दोनों का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल के निर्माण में कौन से तत्व प्रयुक्त होते हैं? एलिमेंट्स यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मॉडल। सबसे पहला
मान्यताएं। किसी मॉडल का निर्माण कुछ निश्चित मान्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये मान्यताएं कम और सरल होनी चाहिए, वास्तविक जीवन में सही उतरनी चाहिए, अन्यथा इन मॉडल पर आधारित मॉडल अवास्तविक और भ्रामक हो सकते हैं। मॉडल के निर्माण में जो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है जो प्रयोग किया जाता है वह है चर। चर वह होता है जिसके आकार अथवा मात्रा में एक निश्चित समयावधि में परिवर्तन हो सकता है, और ये चर स्वतंत्र और आश्रित चर हो सकते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात चर हो सकते हैं, इंडोजीनियस और एक्सोजीनियस हो सकते हैं, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल हो सकते हैं, और इनके बारे में विस्तृत जानकारी हम MA मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में हम इसकी दे चुके हैं, प्रीवियस में आप इसे पढ़ चुके हैं। तीसरा तत्व है स्थिरांक। स्थिरांक वह संकेताक्षर होता है, वह सिंबल होता है जिसका मूल्य किसी प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। जब किसी चर को स्थिरांक से गुणा किया जाता है तो उसे उस चर का गुणांक कहा जाता है। इसके बाद आता है प्राचल। प्राचल पैरामीटर। कांस्टेंट तो एक न्यूमेरिक वैल्यू हो जाती है, लेकिन प्राचल क्या है? वह संकेत अक्षर जो किसी समस्या विशेष के लिए स्थिरांक होता है। जब हम किसी समस्या का अध्ययन कर रहे होते हैं और बहुत सारे वेरिएबल हैं, लेकिन उन बहुत सारे वेरिएबल में हम किसी एक या दो को छोड़कर बाकी सभी चरों को हम स्थिर मान लेते हैं, और तो ये प्राचल कहलाते हैं। फलन। फलन का उपयोग भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में होता है। फलन क्या है? जो दो चरों के बीच, एक ऐसा समीकरण जो दो चरों के बीच कारण परिणाम को संबंध को बताता है, दो चरों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध को बताता है। और ये फलन इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि स्वतंत्र चर में परिवर्तन होने पर आश्रित चर में कितना परिवर्तन होगा। इसके बाद मॉडल के निर्माण में हम समीकरणों का प्रयोग करते हैं। समीकरण भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, समानिका अथवा पारिभाषिक यानी आइडेंटिटी, और दूसरा व्यावहारिक समीकरण तथा संतुलन समीकरण। इसके बाद जो अगला तत्व है वो है मॉडल की संरचना। विभिन्न चरों के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या को गणितीय मात्रा में समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। समीकरण में प्रयुक्त गुणांकों का फिर संरचनात्मक मान ज्ञात करते हैं और अंत में समीकरणों को हल किया जाता है। उसके पश्चात चरों का मान हमें ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार मॉडल की सहायता से विभिन्न परिस्थितियों और समयों पर इन चरों के पूर्वानुमान ज्ञात किए जाते हैं और अर्थव्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम देखते हैं एक आर्थिक मॉडल के निर्माण और परीक्षण की क्या प्रक्रिया होती है। What is the process of building and testing of an economic model? सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है समस्या को परिभाषित करना, कि जिस समस्या को लेकर मॉडल का निर्माण किया जाना है उसे स्पष्ट रूप से आपको डिफाइन करना होगा। मॉडल एक व्यक्ति, फर्म, उद्योग, वस्तु या एक बाजार अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकता है। मॉडल के निर्माण में समस्या से संबंधित मुख्य चरों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा स्टेप है वो है मान्यताओं का निर्माण। समस्या को हमने डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम अजम्पशंस डिसाइड कर लेते हैं कि समस्या कि हम कौन सी अजम्पशंस हम लें जिनके आधार पर मॉडल का निर्माण हमें करना है, और मान्यताओं के आधार पर ही हम मॉडल के जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं। इसके बाद बारी आती है आंकड़ों के संकलन की, कलेक्शन ऑफ डाटा। मॉडल के प्रश्नों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से आवश्यक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर उनका टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इसके अनुमान लगाने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है तार्किक निगमन। यहाँ मान्यताओं के निहित अर्थ को खोजा और पहचाना जाता है। जो भी अजम्पशंस ली हैं उनके लॉजिक क्या है उन्हें पता लगाने का प्रयास करते हैं, और यही मॉडल के संबंध में भविष्यवाणी होते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है मॉडल का परीक्षण। जिस तथ्य या घटना के लिए मॉडल का निर्माण किया है उसके वास्तविक व्यवहार पर संकलित आंकड़ों की सहायता से मॉडल की भविष्यवाणियों का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण संबंधित तथ्यों के साथ भविष्यवाणियों की कंसिस्टेंसी कितनी है इसकी टेस्टिंग करते हैं, या निरीक्षण द्वारा हम इसकी जांच करते हैं। अंतिम स्टेप होता है
मॉडल को स्वीकार करना, अस्वीकार अथवा संशोधित करना। यदि मॉडल की भविष्यवाणियां सत्य हैं, तब मॉडल वैज्ञानिक दृष्टि से प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होगा। परीक्षण में सफल होने पर मॉडल स्वीकार्य करने योग्य होता है। यदि मॉडल की भविष्यवाणी प्राप्त आंकड़ों द्वारा समर्थित नहीं है और मॉडल तथ्यों के अनुरूप नहीं है, तब वह या तो अस्वीकार कर दिया जाएगा या उसमें वांछित संशोधन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी मेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिंग ए मॉडल। मॉडल के निर्माण में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। सबसे पहला कि मॉडल में जो भी हम अजम्पशंस लें वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए और अजम्पशंस कम हो। जितनी कम अजम्पशंस होंगी मॉडल उतना ही अच्छा होगा। जिस समस्या के संदर्भ में हम मॉडल बनाने जा रहे हैं वो समस्या भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए और सीमित होनी चाहिए। मॉडल में जो भी कॉन्सेप्ट्स हम ले रहे हैं वो सभी क्लियर और मीनिंगफुल होनी चाहिए, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। मान्यताओं को परस्पर संबंधित होना चाहिए ताकि उनसे प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जा सकें। मॉडल में प्रयुक्त मान्यताएं निरीक्षण में परस्पर विरोधी नहीं होनी चाहिए। जैसे जो आश्रित चर हैं उन्हें स्वतंत्र चर नहीं माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक समय जो स्वतंत्र चर है वो दूसरे समय आश्रित हो जाए। हमें ये भी देखना चाहिए कि मॉडल निरीक्षण योग्य आंकड़ों को संबोधित प्रश्नों के एक समूह से व्यवस्थित रूप से संबंधित होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए हमारा जो भी क्वेश्चनर है। मॉडल अनुभवजन्य प्रमाणों द्वारा खंडित नहीं होना चाहिए। मॉडल से नीतिगत निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए आर्थिक प्रणाली में ज्ञात आर्थिक स्थितियों के अनुमान और उनकी कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए। मॉडल जहां तक संभव हो सिंप्लिसिटी फॉर्म में होना चाहिए और मॉडल में वास्तविक जगत की व्यवहारिकता का विस्तृत समावेश होना चाहिए। रियलिस्टिक होना चाहिए हमारा मॉडल। अब हम देखते हैं मॉडल के उपयोग क्या हैं, यूजेस ऑफ मॉडल्स। मॉडल का उपयोग मुख्य रूप से सैद्धांतिक आर्थिक विश्लेषण में किया जाता है। मॉडल के द्वारा स्वीकार की गई पूर्व धारणा के संबंधों के सापेक्ष महत्व की स्पष्ट व्याख्या की जा सकती है तथा भिन्न सैद्धांतिक ढांचों के मध्य तुलना करना सहज हो जाता है। दी हुई मान्यताओं में परिवर्तन करके मॉडल के कार्यकरण पर, फंक्शन पर उन परिवर्तनों के प्रभाव का विश्लेषण करना संभव हो जाता है। व्यष्टि और समष्टि आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए स्टैटिक और डायनेमिक मॉडल का निर्माण किया जा सकता है। किसी मॉडल के निर्माण में इकोनोमेट्रिक्स का या कंप्यूटर का उपयोग करके हम एक उपयुक्त आर्थिक शोध प्रणाली का विकास कर सकते हैं। मॉडल नीति निर्माण में सहायक होते हैं, निर्णय लेने में सहायक होते हैं। मॉडल जटिल आर्थिक समस्याओं और उनके समाधान का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। इस तरह आर्थिक मॉडल स्पष्ट चिंतन के स्पष्ट साधन होते हैं। आर्थिक मॉडल के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए प्रोफेसर गुनार मेडल ने स्पष्ट किया कि आर्थिक मॉडलों का सबसे प्रमुख गुण यह है कि यह स्पष्ट और स्वयं में परस्पर विरोधी तत्वों की स्पष्ट और यथार्थ व्याख्या प्रस्तुत करता है। आर्थिक मॉडलों के उपयोग के पक्ष में सबसे तर्कसंगत बात यही है कि परस्पर निर्भर संबंधों की दृढ़ता से खोज और व्याख्या करता है। लास्ट टॉपिक इसमें आता है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल्स। आर्थिक विकास मॉडलों की सीमाएं क्या हैं। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन ये है कि आर्थिक विकास मॉडल उन सभी फैक्टर्स को की उपेक्षा करते हैं जिनको निर्धारित करना कठिन होता है। आर्थिक मॉडल जब मैथमेटिकली प्रेजेंट किए जाते हैं तब उनमें यथार्थवाद और प्रासंगिकता का अभाव होता है। आर्थिक मॉडल निर्माण में इकोनोमेट्रिक्स की वजह से इंटीग्रेशन नहीं हो पाता और रैंडम ऑब्स्टिकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। आर्थिक मॉडल जब वास्तविक आर्थिक परिस्थितियों पर लागू किए जाते हैं तो वे सेलेक्टिव होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए एक मॉडल अवास्तविक होता है क्योंकि वह बहुत सारे अंशों का परित्याग कर देता है जो कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि हमें अजम्पशंस लेनी होती हैं। शुद्ध सैद्धांतिक मॉडल
तथ्यों का पूर्ण वर्णन अथवा सही भविष्यवाणी की व्याख्या नहीं करते। इसके बाद आता है आर्थिक मॉडल अर्थव्यवस्था का संपूर्ण चित्र न प्रस्तुत करके आंशिक चित्र ही प्रस्तुत करता है। कभी कभी मॉडल की अवास्तविक मान्यताएं इसके कार्यकरण को दोषपूर्ण बना देती हैं। अन्य शब्दों में मान्यताओं के गलत हो जाने पर संपूर्ण मॉडल धराशायी हो जाता है। प्रोफेसर हैबरलर ने विकास मॉडल की सीमाओं की ओर इंगित करते हुए कहा कि मॉडल पथ प्रदर्शक के स्थान पर पथ भ्रष्ट करने वाले मित्र होते हैं, अतः इनसे अधिक घनिष्ठता बढ़ाना उचित नहीं होगा, परंतु उनसे अलगाव बनाए रखना भी सही नहीं होगा। प्रोफेसर जेके मेहता का भी कहना है कि विकास मॉडल जिस मानवीय आचरण पर आधारित किए जाते हैं उसे आज तक कभी भी पूर्ण शुद्धता के साथ नहीं किया जा सका। इस प्रकार आर्थिक मॉडल हमारी आवश्यकता है, आर्थिक नीति निर्माण में हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। उनसे अलग हम नहीं रह सकते क्योंकि हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं। इसकी कुछ कमियां हैं, लेकिन हमें इनकी कमियों को दूर करते हुए इसके सकारात्मक पहलुओं के साथ आगे बढ़ना होगा। अपने अगले वीडियो में हम सबसे पहले ग्रोथ मॉडल्स की तरफ चलेंगे, जिसमें हम एडम स्मिथ और रिकार्डो का मॉडल डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये पूरी तरह से डॉक्टर जेपी मिश्रा की बुक इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आधारित है और आज के वीडियो के सभी अंश डॉक्टर जेपी मिश्रा की बुक इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।